गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो हमारा जो बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। पीसीआई का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो डी फार्म बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है सेकेंड ईयर का, उसमें फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम उसके एमसीक्यूज लेने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि चैप्टर कंप्लीट होता रहेगा, उसमें से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं उतने हम प्रिपेयर करेंगे और उनको साथ साथ प्रिपेयर करते हुए चलेंगे ताकि ईजी हो जाए समझना। और अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली क्लासेस में आपको बहुत सारे थ्योरी के साथ साथ बहुत सारे एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट से शुरू करते हैं। और अगर आपने वीडियो देखी है चैप्टर फर्स्ट की, पार्ट 2 में डिवाइड है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। अगर आपने देखी है तो यहाँ पर आप आंसर बता पाएंगे, अदरवाइज आप उसको देख लीजिएगा और देन उसके बाद ये लेक्चर को देखेगा ताकि आपको ईजी हो जाए क्वेश्चन के आंसर देने। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हु डिस्कवर्ड द सेल। तो सेल को, सेल के बारे में कहा जाता है कि सेल को, सेल की जो लाइफ की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है तो वो क्या है, सेल है। तो सेल को जाना जाता है यूनिट ऑफ लाइफ की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट। तो ये बताना है सेल को डिस्कवर किसने किया था, रुडोल्फ विर्को, रॉबर्ट हुक, शेल्डन या फिर शेवॉन। तो आंसर हो जाएगा इसका रॉबर्ट हुक। देखो, अब आप कहो कि मैम आपने तो शेल्डन भी बताया था एक बार, लेकिन मैंने क्या बताया था याद करो, लेक्चर में मैंने बताया था कि रॉबर्ट हुक जो जो शेल्डन है उन्होंने प्रपोज किया था। तो प्रपोज किया था सेल की थ्योरी किसके साथ, शेवॉन के साथ। लेकिन जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे 1665 में, सबसे पहले उन्होंने कॉर्क सेल देखी। ठीक है, कॉर्क सेल को माइक्रोस्कोप में देखा और माइक्रोस्कोप में देखा कि कुछ तो है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल दिया। रुडोल्फ विर्को ने क्या किया, प्रपोज किया ओमनिस सेलुला ई सेलुला को। ओमनिस सेलुला ई सेलुला को टर्म याद रखेगा, इसका मतलब है सेल जो अराइज हो रही है वो कहीं पिछले जो सेल अराइज हो चुकी है उनसे ही सेल बन रही है। और शेवॉन क्या थे, ये तो शेल्डन के साथ थे। इन्होंने एक्सटेंडेड सेल थ्योरी को बताया एनिमल के अंदर की, एनिमल के अंदर भी एक सेल है जो कि बहुत एक्सटेंडेड फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज पार्ट ऑफ द सेल थ्योरी। कौन सा नीचे दिया गया स्टेटमेंट है जो कि पार्ट है सेल थ्योरी का। तो सेल्स अराइज स्पॉन्टेनियसली, या फिर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, या फिर ऑल सेल्स आर नॉन लिविंग, या फिर सेल्स आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स। तो आंसर बताइए सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो आंसर हो जाएगा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हैं। ये सेल थ्योरी का बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जितने भी लिविंग हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे कोई भी हो, उसका जो वो बना हुआ है सेल से, छोटे से छोटा सेल। तो सेल थ्योरी क्या बताती है, सेल थ्योरी बताती है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब कंपोज्ड हैं किससे, सेल से। जो सेल है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसका, लाइफ का। और जितने भी सेल हैं वो पहले जो सेल बन चुके हैं उन्हीं से ही अराइज हो रहे हैं। तो ए जो ऑप्शन है वो गलत है। और ए ऑप्शन क्या था हमारा, सेल्स अराइज स्पॉन्टेनियसली, बिल्कुल भी नहीं, स्पॉन्टेनियसली अराइज नहीं हुए हैं। और सी ऑप्शन क्या था, सी ऑप्शन देखें तो ऑल सेल्स आर नॉन लिविंग, बिल्कुल भी नहीं, लिविंग भी हैं। और सेल्स आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स, नो, प्लांट सेल में भी एनिमल प्लांट सेल भी प्रेजेंट होते हैं। सेल जो प्रेजेंट है वो प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसका तो बच्चा बच्चा भी इसका आंसर जानता होगा। तो बताइए जल्दी से, ऑर्गेनेल इज कॉल्ड, विच ऑर्गेन इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम या फिर गोल्जी एपरेटस। और आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये एटीपी फॉर्म करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है एनर्जी को किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। किसके थ्रू, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियस का काम है कंट्रोल करना सेल की एक्टिविटीज को, ना कि एनर्जी का प्रोडक्शन करना। लाइसोसोम्स का काम है जो भी वेस्ट है उसको डाइजेस्ट करना। और गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडीज का काम है मॉडिफाइज करना, पैकेज करना, किसको, प्रोटीन्स को सॉर्ट करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो कौन सा नीचे दिया गया सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, बाउंड ऑर्गेनल है। न्यूक्लियस, सिंगल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर राइबोसोम। और आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, जिसको लाइसोसोम हमने भी क्या बताया था, जो कि वेस्ट को डाइजेस्ट करता है। तो ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है और ऑर्गेनल के बंधे हुए रहते हैं। तो लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं और राइबोसोम्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सेल का, वो किसने प्रपोज किया था, सेल मेम्ब्रेन का किसने प्रपोज किया था? सिंगर निकोलसन ने, वॉटसन एंड क्रिक, रॉबर्टसन ने या फिर शेल्डन ने। तो कौन सा साइंटिस्ट के द्वारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का प्रपोज किया गया है? आंसर हो जाएगा सिंगर एंड निकोलसन। तो 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रपोज किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर इन्होंने ये बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है एक डायनामिक स्ट्रक्चर है जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मतलब इसमें हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों लेयर्स हैं, जो कि विच प्रोटीन एम्बेडेड और फ्लोटिंग विद इन इट। जिसके अंदर जो ये जो मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इसके अंदर प्रोटीन्स फंसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं, रुके हुए हैं, या फिर कह सकते हो उसमें फ्लोट हो रहे हैं। वॉटसन एंड क्रीक इसका आंसर सही क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए को 1953 में। ध्यान रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आता है। रॉबर्टसन क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने प्रपोज किया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को 1959 में, जो कि ट्राइलैमिनर अपीयरेंस को सजेस्ट करता है। और शेल्डन, इन्होंने शेवॉन के साथ प्रपोज किया था सेल थियरी, जैसा हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। तो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है? फॉस्फोलिपिड, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स या फिर प्रोटीन्स ओनली। तो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? फॉस्फोलिपिड। अभी देखा हमने भाई कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो वो दो लेयर से बनती है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से बनती है। बाई लेयर बोले तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कंपोज होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, ये हमने भी देखा, जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो लेयर होती है, ऐसे समझ लो। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, तो हेड जो है वो वाटर लविंग है और जो टेल है वो हमारी हाइड्रोफोबिक है। इस तरीके से हमारी चेन बनी होती है। ये क्या है हमारा हाइड्रोफिलिक और ये टेल हमारी क्या है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक की बात की जाए तो बने होते हैं फॉस्फेट और ग्लिसरॉल से, और अगर हाइड्रोफोबिक की बात की जाए तो बने होते हैं फैटी एसिड से। ये बात ध्यान रखनी, क्वेश्चन आ जाता है अंदर से भी। न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन में नहीं। पॉलीसैकेराइड्स की बात की जाए तो ग्लाइकोलिपिड्स की तरह प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स की तरह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेन स्ट्रक्चर कंपोनेंट नहीं है ये। प्रोटीन्स की बात की जाए तो प्रोटीन्स ओनली इंपॉर्टेंट है, बट सेकेंडरी फॉस्फोलिपिड है स्ट्रक्चर का। सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। कौन सा नीचे दिया गया है ऑर्गेनल जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर गोल्जी एपरेटस। देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप बहुत ध्यान से समझिएगा इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम और अगर कोई जीपैट की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बताइए कौन सा ऑर्गेनल है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है? तो आंसर हो जाएगा राइबोसोम। तो राइबोसोम ऐसा ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है, और ये राइबोसोम्स क्या यूनिवर्सल है, जहां पर भी सेल प्रेजेंट होगी राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो हर ऑल लिविंग सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है राइबोसोम, और रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ए बी डी सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस।
अब बताना है प्रोटीन सिंथेसिस की साइट कौन सी है, राइबोसोम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम। आंसर आपको पता ही है, आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम क्यों? क्योंकि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। कैसे? राइबोसोम क्या करते हैं, रीड करते हैं मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए क्या करते हैं, जो आरएनए है उसका मैसेज लेकर आते हैं। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, असेंबल करता है अमीनो एसिड्स को, किसमें, पॉलीपेप्टाइड्स में। और पॉलीपेप्टाइड्स क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस है। गोल्जी एपरेटस रिस्पॉन्सिबल होते हैं मॉडिफाइड करने के लिए प्रोटीन्स की, उसकी पैकेजिंग करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और लाइसोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए, जो वेस्ट है, जो मटेरियल वेस्ट हुआ है उसको। ओके, लाइसोसोम्स आर रिच इन, अब बताओ लाइसोसोम्स रिच होता है, भरपूर होता है किससे, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम से, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से, ऑक्सीडेटिव एंजाइम से, या फिर ट्रांसफेरेजेस एंजाइम से। तो लाइसोसोम्स आर रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियेज, फॉस्फेटेज, ग्लाइकोसाइडेज, सल्फेटेज, ये सब क्या है, लाइसोसोम्स एंजाइम्स हैं। और ये क्या है, वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं। और लाइसोसोम्स को और क्या बोला जाता है, सेकंड नाम क्या है इसका, सुसाइडल बैग। मैंने थियोरी क्लास में बताया भी था आपको कि लाइसोसोम्स को अक्सर क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम। वो अपने अंदर क्या रखते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखते हैं, और वो ब्रेक करते हैं बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स को। और ये एंजाइम्स बेस्ट अच्छी तरीके से काम करते हैं एसिडिक मीडिया में, एसिडिक इन्वायरमेंट में, जिसका पीएच लगभग एसिडिक मीडियम का कितना होना चाहिए, 4.5 से 5। यहां पर लाइसोसोम्स एकदम मेंटेन रहते हैं और अपना डाइजेशन कॉज करते हैं। लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये पार्ट है लाइसोसोमल एंजाइम्स का, सब नहीं है ना। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं पेरोक्सिसोम्स में और माइटोकॉन्ड्रिया में। और ट्रांसफेरेज की बात की जाए तो कैटालाइज ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बट आर नॉट लाइसोसोमल एंजाइम। जो ट्रांसफेरेज एंजाइम है ये कैटालाइज की तरह काम करते हैं, ट्रांसफर होते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए, लेकिन लाइसोसोमल एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन। कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए। थियोरी क्लास से क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर न्यूक्लियस। इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो समझ जाओगे कि हाँ आपने क्लास अटेंड की है। तो कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और किस टाइप का रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है कैसा, एरोबिक रेस्पायरेशन, और प्रोड्यूस करता है एटीपी को, एनर्जी को, किसके थ्रू, भाई क्रेब्स साइकिल के थ्रू और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैकेनिज्म के थ्रू। राइबोसोम इसका आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एटीपी फॉर्म नहीं करता है, ना ही रेस्पायरेशन कॉज कर रहा है, एरोबिक रेस्पायरेशन। लाइसोसोम इसका आंसर नहीं है क्योंकि डाइजेस्ट करता है वेस्ट को, और न्यूक्लियस कंट्रोल करता है जेनेटिक एक्टिविटी को, रेस्पायरेशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ बिकॉज ऑफ। भाई हम एक RER पढ़ा था क्लास में, थियोरी क्लास में, और एक SER पढ़ा था, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ क्यों है, बिकॉज ऑफ व्हाट, क्या, प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, फोल्डेड मेम्ब्रेन्स या फिर न्यूक्लिक एसिड्स। तो किसकी वजह से वो रफ कहा जा रहा है, भाई प्रेजेंस ऑफ फोल्डेड मेम्ब्रेन्स, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम होगा, इसका आंसर होगा प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ठीक है, ये सी ऑप्शन नहीं है, इसका बी ऑप्शन होगा प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ कहा जाता है। देखो जो RER है वो अपीयर रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप, क्यों, क्योंकि राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसके सरफेस पे और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, हमें पता है। तो राइबोसोम्स रफ होते हैं, राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ है क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट है उनकी सरफेस पे। और यही सरफेस पे राइबोसोम्स के प्रेजेंस होने को क्या, किस चीज के हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ओके, प्रेजेंस ऑफ लिपिड इसका आंसर सही नहीं होगा क्योंकि ज्यादातर पाया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि स्मूथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रफ के लिए नहीं। फोल्डेड मेम्ब्रेन्स ये प्रेजेंट
होता है बट नॉट द रीजन फॉर रफ अपीयरेंस। ये प्रेजेंट हो रहा है वहां पर लेकिन रफ के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, रफ नहीं करता है मेम्ब्रेन को। और न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए तो प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम में, लेकिन राइबोसोम्स खुद उसको रफ बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब पूछा जा रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। क्या वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस करता है, सॉर्टिंग प्रोटीन करता है, या फिर डाइजेशन ऑफ वेस्ट करता है। देखो मैंने बताया था जब क्लास में पढ़ाया था, मैंने RER और SER दोनों के फंक्शन भी बताए थे। अब यहाँ पर पूछा गया है कि SER का फंक्शन क्या है, तो आंसर हो जाएगा लिपिड को और स्टेरॉइड सिंथेसिस को सिंथेसिस करना। ठीक है, लिपिड मतलब फैट को प्रोड्यूस करना, हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करना, ये सब काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड, क्या इसको और कहा जाता है, इसको स्मूथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। भाई राइबोसोम्स प्रेजेंट हो गए तो रफ हो गया ना इसकी सरफेस पे, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है लिपिड्स और स्टेरॉइड को सिंथेसाइज करना और मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करना। फंक्शन की बात की जाए तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, डिटॉक्सिफिकेशन, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है, स्टोरेज करता है कैल्शियम को, और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी करता है। प्रोटीन सिंथेसिस आंसर नहीं होगा क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन ये गोल्जी एपरेटस का काम है, ध्यान रखना। और डाइजेशन ऑफ वेस्ट किसका, लाइसोसोम्स का काम है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनल कंटेन्स इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम। अब पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो कि अपना खुद का DNA और खुद के राइबोसोम रखते हैं। क्या गोल्जी एपरेटस है, क्या लाइसोसोम है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर पेरोक्सीसोम है। और आंसर हो जाएगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया। क्लास में बताया था मैंने कि माइटोकॉन्ड्रिया इकलौता ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अपने खुद के DNA राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया को और भी क्या बोला जाता है, अभी बताया है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो ATP जनरेट करते हैं, एनर्जी को जनरेट करते हैं और हेल्प करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। क्या मतलब इस बात का, मीन्स दे कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, वो अपने आप खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर खुद ऐसे DNA और राइबोसोम्स प्रेजेंट है कि वो खुद को रेप्लिकेट कर लेते हैं। गोल्जी एपरेटस नहीं है इसका आंसर, क्योंकि वो तो मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है, सॉर्ट करता है प्रोटीन को। लाइसोसोम तो हमारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखता है, डाइजेस्ट करता है वेस्ट को, और पेरोक्सिसोम कंटेन करता है ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ। जो राइजोसोम्स हैं वो बने होते हैं किसके, आप बताओ। DNA एंड प्रोटीन, RNA एंड प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, या फिर RNA ओनली। तो राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, अभी बहुत हो रहा है ना राइबोसोम राइबोसोम, तो बताओ राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, यस, DNA एंड RNA एंड प्रोटीन। RNA और प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत डेंस होते हैं, और इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, जो कि हमारे लिविंग सेल के अंदर पाया जाता है। ये बने होते हैं राइबोसोमल RNA के और प्रोटीन्स के। राइबोसोमल RNA कितना होगा, 60% होगा। प्रोटीन कितना होगा भाई, 40% होगा। तो ये है इसका आंसर। DNA एंड प्रोटीन आंसर नहीं होगा क्योंकि तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट ये बनते मेम्ब्रेन इनसे बनी होती है, ये एनर्जी का स्टोरेज करते हैं। RNA ओनली, तो RNA इज असेंशियल, इंपॉर्टेंट है, बट प्रोटीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट फॉर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो RNA में क्या है, RNA में इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो प्रोटीन है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ अगर हम इसकी बात की जाए कि राइबोसोमल RNA प्रेजेंट होगा, नहीं भाई, क्योंकि उसका प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है, तो RNA ओनली नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल वॉल इन प्लांट्स इज मेनली मेड अप ऑफ। जो सेल वॉल है किसकी, प्लांट्स की, जो पेड़ पौधे हैं ना प्लांट्स, उनकी जो सेल वॉल है वो मेनली बनी होती है किसकी, काइटिन की, सेल्यूलोज की, पेप्टिडोग्लाइकन की, या फिर लिग्निन की। और आंसर हो जाएगा इसका सेल्यूलोज। और ये जो सेल्यूलोज है ये प्लांट सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। तो कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज माइक्रो फाइब्रिल्स, जो कि
प्लांट की रिजिडिटी को, शेप को मेंटेन करती है। काइटिन हमारी प्रेजेंट होती है किसमें? फंजाई में। पेप्टिड और ग्लाइकन पाया जाता है बैक्टीरिया की वॉल में, बैक्टीरिया सेल वॉल में। और लिग्निन की बात की जाए तो ये स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है प्लांट को, मेन कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट है पेरोक्सिसोम्स कंटेन एंजाइम्स फॉर, जो पेरोक्सिसोम्स है वो एंजाइम रखता है अपने अंदर, फॉर किसके लिए? फैट को डाइजेशन करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए, या फिर फोटोसिंथेसिस के लिए। तो पेरोक्सिसोम्स कंटेन एंजाइम्स फॉर ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा तो डिटॉक्स होगा हमारी बॉडी। पेरोक्सिसोम्स कंटेन कैटालेज एंजाइम, ठीक है ध्यान रखना, और ऑक्सीडेज एंजाइम। दो एंजाइम अपने अंदर रख रहा है, कैटालेज और ऑक्सीडेज, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, और इसकी हेल्प से इट डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अल्कोहल्स। भाई आजकल बहुत सुना होगा अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो, अपनी बॉडी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा डिटॉक्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट है ना, उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकालो ताकि हम हेल्दी रहें। तो डिटॉक्स होना है, और ये काम किसका है? पेरोक्सिसोम्स का है। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ H2O एंड अल्कोहल, स्पेशली कहाँ? हमारे लीवर के अंदर। और क्या करता है? बीटा ऑक्सीडेशन करता है, जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन है अमीनो एसिड की, फैटी एसिड्स की, उनको तोड़ता है। वो टूटेगी तभी तो डिटॉक्स होंगी ना। और प्लांट्स के अंदर स्पेशल कंसिडरेशन है, प्लांट्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है फोटो रेस्पायरेशन के लिए और सीड जर्मिनेशन के लिए। भाई फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, तो फोटो रेस्पायरेशन के लिए और कोई भी जो बीज है उसको अंकुरित होने के लिए हेल्प करते हैं हमारे पेरोक्सिसोम्स एंजाइम प्लांट के अंदर। ओके, फैट डाइजेशन इसका आंसर सही नहीं होगा क्योंकि ये होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स के थ्रू, और फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट के थ्रू। तो फोटो रेस्पायरेशन और सीड जर्मिनेशन के लिए पेरोक्सिसोम एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स में। नेक्स्ट है सेंट्रोजोम इज इन्वॉल्व इन, तो सेंट्रोजोम्स है वो इन्वॉल्व होता है किस में? सेल रेस्पायरेशन के लिए, स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, या फिर डाइजेशन के लिए। तो सेंट्रोजोम्स इज इन्वॉल्व इन स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हो रहा है ना, माइटोसिस हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, तो सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्म करता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा सेल के अंदर जब हम सेंट्रोजोम्स की एक्टिविटी पढ़ते हैं, सेल डिवीजन पढ़ते हैं, तो एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड होता है, कुछ कुछ इस तरीके के आपको ऐसा शेप दिखता है ना, कि सेल डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज स्पिंडल फाइबर्स। तो सेंट्रोजोम्स क्या है? बहुत छोटे हैं, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है ये, और ये न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक में पाए जाते हैं हमारी जो एनिमल सेल है उसके अंदर। और इसका इंपॉर्टेंट रोल है क्या? सेल डिवीजन में, बाय ऑर्गेनाइजिंग द स्पिंडल फाइबर्स। ये क्या करता है? स्पिंडल फाइबर्स को ऑर्गेनाइज करता है, जो कि क्रोमोसोम्स को सेपरेट करता है। क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो जो डीएनए मटेरियल है वो भी अलग अलग हो जाते हैं, है ना। सेल रेस्पायरेशन इसका आंसर नहीं है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होती है, डाइजेशन हमारा लाइसोसोम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रोकैरियोट्स जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोइड्स में, न्यूक्लियोलस में, या फिर क्रोमोसोम में। अब बताओ, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, भाई आपने सुना होगा कि ठीक है बस न्यूक्लियस बना दिया उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इसके अंदर भी अब चीजें हैं। तो जेनेटिक मटेरियल स्पेशली इन सब में कहाँ पाया जाएगा? और आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोइड्स। जो न्यूक्लियोइड्स हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल है। भाई मान लो मेरे जो हम हैं, अगर हमारी आंखें ब्लू हैं और हमारे पेरेंट्स में किसी दादा पर दादा की आंखें ब्लू रही होंगी, तो वहां से हमें वो जीन मिला है, दैट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड्स। तो प्रोकैरियोट्स लैक अ ट्रू न्यूक्लियस, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। डीएनए पाया जाता है उनके इरेगुलर रीजन में, उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड्स। पर ये किसकी बात हो रही है? प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है, ध्यान रखना। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में डिफरेंस है, मैंने क्लास में समझाया था। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में, किसमें होता है? यूकैरियोट्स में, मतलब हम लोगों में। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा यूकैरियोट्स में, और क्रोमोसोम्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड एज लीनियर क्रोमोसोम्स।
प्रोकैरियोट्स के अंदर लीनियर क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए जो प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है किसमें, न्यूक्लियोइड्स में। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स एनिमल सेल्स नहीं है। नेक्स्ट है द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज, अब बताओ मेन एनर्जी करेंसी सेल की क्या है, डीएनए, एनएडीएच, आरएनए या फिर एटीपी। तो मेन एनर्जी करेंसी क्या है, जैसे इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया, तो एनर्जी की करेंसी क्या होगी, आंसर होगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि स्टोर होती है, रिलीज होती है एनर्जी की फॉर्म में। अब ये कब होती है, जब एटीपी हाइड्रोलाइज होता है, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है। तो एटीपी हाइड्रोलाइज होती है किसमें, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में या फिर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। और जब ये कन्वर्ट होती है, हाइड्रोलाइज्ड होती है एडीपी में और एएमपी में, तो एनर्जी रिलीज होती है, जिसको क्या बोला जाता है कि अब एनर्जी रिलीज होने के लिए तैयार है टू द पावर सेलुलर एक्टिविटी की। अब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कन्वर्ट हो गई है, एनर्जी आ गई है किस फॉर्म में, एटीपी का हाइड्रोलाइज हुआ एडीपी और एएमपी में। डीएनए इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि डीएनए तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है। आरएनए इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और एनएडीएच जिसकी फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये रखता है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स, किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है एनर्जी के प्रोडक्शन में, डायरेक्टली एनर्जी करेंसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किस ऑर्गेनेल को बोला जाएगा, राइबोसोम को, लाइसोसोम को, गोल्जी एपरेटस को या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन सा ऑर्गेनेल है जिसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है सेल की, तो प्रोटीन फैक्ट्री मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। अब आंसर तो आपको आ गया होगा, दैट इज राइबोसोम। क्यों, क्योंकि दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों, क्योंकि वो प्रोटीन सिंथेसिस के साइट है। राइबोसोम क्या करते हैं भाई, ट्रांसलेट करते हैं ना मैसेंजर आरएनए को, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जा रहा है। लाइसोसोम नहीं होगा क्योंकि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। गोल्जी एपरेटस मॉडिफाइड सॉर्ट पैकेज करते हैं प्रोटीन्स का। और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। पूछा जा रहा है द सेल ऑर्गेनेल, जो ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस या फिर लाइसोसोम। और आंसर हो जाएगा इसका क्लोरोप्लास्ट। क्यों क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल। भैया आप देख रहे हो ना, फोटोसिंथेसिस किस में हो रही है, हम में हो रही है, नहीं, प्लांट्स में होती है। प्लांट्स किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उनके अंदर, और ये क्लोरोफिल पिगमेंटेशन की वजह से प्लांट का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट जो कि क्लोरोफिल रख रहा है, ये जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में आते हैं उस टाइम प्लांट क्या बनाना शुरू करते हैं, ग्लूकोज बनाना शुरू करते हैं। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाया जाता है, फोटोसिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, गोल्जी एपरेटस मॉडिफाई पैकेज सॉर्ट करता है प्रोटीन को, और लाइसोसोम डाइजेशन कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल डिवीजन रिजल्टिंग इन टू आइडेंटिकल डॉटर सेल इज कॉल्ड। जो सेल डिवीजन हो रहा है उसका रिजल्ट है कि दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रही हैं मदर सेल, उस प्रोसेस को पूछा जा रहा है, क्या कहा जाएगा, मियोसिस कहा जाएगा, बाइनरी फिशन कहा जाएगा, माइटोसिस कहा जाएगा या फिर कॉन्जुगेशन कहा जाएगा। सेल डिवीजन हो रहा है, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रही हैं, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन रही हैं, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस। तो माइटोसिस क्या प्रोसेस है, सेल डिवीजन का प्रोसेस है, किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, जिसमें दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर्स सेल डिवाइड होती हैं विद ईच सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। भाई 46 हैं तो 23 और 23 दो डॉटर सेल बनेंगी, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स नंबर क्या है, सेम है फ्रॉम द पेरेंट सेल, जैसे कि पेरेंट सेल के अंदर होता है, और देन आगे वो फर्दर डेवलप होती हैं। फेजेस की बात की जाए तो पहले प्रोफेज होता है, देन मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है, और ये सब फॉलो होते हैं किससे, साइटोकाइन से, साइटोकाइनिन प्रोटीन से, जो कि साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट है मियोसिस। मियोसिस इसका आंसर नहीं है क्योंकि 4 जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड सेल्स होते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, जिसमें जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है, इससे बडिंग होती है ना।
कॉन्जुगेशन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल बिटवीन दो बैक्टीरिया सेल्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनल इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। अब बताओ कौन से ऑर्गेनल को आप सेल का ब्रेन कहोगे, दिमाग कहोगे सेल का? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर गोल्जी एपरेटस? आंसर हो जाएगा इसका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल है, क्योंकि न्यूक्लियस से ही सब चल रहा है, न्यूक्लियस ही दिमाग लगा रहा है सारा। किस चीज के लिए? ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। इसीलिए न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा क्योंकि पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जा रहा है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री और गोल्जी एपरेटस तो हमें पता ही है, पैकेज, मॉडिफाई और सॉर्ट करती है प्रोटीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। कौन सा नीचे दिया गया सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है? लाइसोसोम, सेंट्रियोल, सेल वॉल या फिर राइबोसोम? तो कौन सा नीचे दिया गया ओनली और ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है? आंसर हो जाएगा सेल वॉल। तो सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है, फंजाई में प्रेजेंट होता है और कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हाँ एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। तो अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो ये बने होते हैं किसके? सेलुलोज के, जो कि प्लांट के स्ट्रक्चर को, शेप को, उसके रिजिडिटी को मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस। की हवा बहुत तेज चली है, पानी बहुत तेज आ गया है तो प्लांट टूट गया, गिर गया, उस चीज को मेंटेन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और रेगुलेशन करता है सेल की ग्रोथ के लिए। हम देखते हैं ना कि प्लांट बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। लाइसोसोम इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं। सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं मेनली एनिमल सेल में और राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है द जेली लाइक मटीरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जेली जैसा स्ट्रक्चर, जेली जैसा मटेरियल न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या कहा जाएगा? उसको साइटोप्लाज्म कहा जाएगा, साइटोसोल कहा जाएगा, मैट्रिक्स कहा जाएगा या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाएगा? और आंसर हो जाएगा इसका, मैंने बताया है क्लास में, आंसर हो जाएगा यस, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा? साइटोप्लाज्म कहा जाएगा। साइटोप्लाज्म क्या है? कि जेली जैसा स्ट्रक्चर है जो कि भरा होता है मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, वो जो डॉट 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 बना रहे हैं उसी के अंदर वो ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब। साइटोसोल क्या है? लिक्विड पार्ट है किसका? साइटोप्लाज्म का। वो पूरे ऑर्गेनेल्स को कैरी नहीं करता है, लिक्विड पार्ट है। मैट्रिक्स की बात की जाए तो यूजुअली ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की बात हो रही है। न्यूक्लियोप्लाज्म की बात की जाए तो ऐसा सब्सटेंस है, द सब्सटेंस इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर का सब्सटेंस है जो कि क्रोमेटिन के चारों तरफ है, ना कि जेली जैसा स्ट्रक्चर। तो आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर हमारे 25 एमसीक्यूज इस चैप्टर फर्स्ट से कवर किए हैं हमने। आगे हम और थ्योरी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे बायोकेमिस्ट्री की और अदर सब्जेक्ट्स की विद एमसीक्यूज। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे हम एमसीक्यूज लेते रहेंगे। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होंगी लेक्चर वाली, थ्योरी वाली, और उसी से हमने मिलते जुलते क्वेश्चन बनाए हैं, उसी से हमने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर करने की। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।